हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर से हमारा मिनिमम क्वेश्चन हर साल नीट में 2 आता है और मैक्सिमम 4 तक आया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा टॉपिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बाद कोगुलेशन, ये हमारा ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, कोगुलेशन है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। उसके बाद क्या है हमारा ईसीजी। ईसीजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बोले तो ईसीजी है इसमें। तो इसको आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे विथ पीवाईक्यू एंड ऑल कंसेप्ट, जो भी पीवाईक्यू के आसपास का कंसेप्ट है। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लाया है आज, और इसमें जो भी कंसेप्ट है आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि एस्पॉन्जेस और सिलेंट्रेटा, ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। एस्पॉन्जेस और सिलेंट्रेटा ये अपना बॉडी में जो भी सर्कुलेट करते हैं वाटर, किस चीज़ के लिए, तो जो भी हमारा बॉडी में सब्सटेंस को टिश्यू तक पहुंचाना है, उसके लिए हार्मोन को पहुंचाना है टिश्यू टिश्यू तक। उसके अलावा क्या गैसेस को पहुंचाना है O2 और CO2 को, तो क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। अभी हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, ये क्या करते हैं, सबसे एडवांस क्या है तो ब्लड, ब्लड यूज करता है ह्यूमन बीइंग। और कॉम्प्लेक्स जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या यूज करता है, ब्लड। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो ब्लड, ब्लड को यूज करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। और यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसका एग्जांपल दिया हो तो याद रखना है, वाटर करता है, यूज करता है। अभी हमारा अदर अदर बॉडी फ्लूइड में क्या है, तो लिम्फ है। अभी हम मतलब डिटेल में पूरा इसको पढ़ेंगे। तो अभी हमको देखना है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड क्या है, एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। अब स्पेशलाइज यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का फीचर है फाइबर प्रेजेंट होना, और ब्लड में क्या है कि फाइबर अब्सेंट होता है। तो ये हमारा ब्लड क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। इसको याद रखना है क्या है, तो स्पेशलाइज है। अभी यहाँ पे ब्लड का कंपोनेंट देखेंगे तो ब्लड में क्या होता है कि ये हमारा ब्लड है। ब्लड में क्या है कि ब्लड जो बना हुआ है एक फॉर्म्ड एलिमेंट से बना हुआ है। सेकेंड क्या है, प्लाज्मा से बना हुआ है। प्लाज्मा में क्या है, तो इसके अंदर वाटर है और प्रोटीन है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या है, तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या है, ब्लड हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट है। अभी प्लाज्मा में देखेंगे कि प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। इसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% रेस्ट क्या होता है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अब इस प्लाज्मा में क्या है कि 90 से 92% क्या है, वाटर है, और प्रोटीन क्या है, 6 to 8% प्रोटीन है। अभी इसमें आगे हम देखेंगे कि जो 6 to 8% जो प्रोटीन है वो 3 टाइप का मेजर प्रोटीन है, एक एल्बुमिन, एक ग्लोबुलिन और एक फिबिनोजेन। तीनों का फंक्शन पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या फंक्शन इस तीनों का। तो फिबिनोजेन का क्या काम है, क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन का क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म। और एल्बुमिन का क्या है कि ऑस्मोटिक बैलेंस। अब ये हमारा जो ग्लोबुलिन है, ये हमारा 12th क्लास के हेल्थ एंड डिजीज में दिया हुआ है ग्लोबुलिन का टाइप। ये क्या है, तो इसमें मैक्सिमम क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। इस गामा के अंदर क्या है कि आईजीए, आईजीजी, आईजीई, ऐसे करके मेजर 5 प्रोटीन है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हमारा इन्वॉल्व करते हैं और हमारा हमको डिफेंस देते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये इतना पॉइंट याद रखना है प्लाज्मा के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, तो ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है। सेकेंड, स्ट्रॉ कलर्ड पिगमेंट हो गया ये, और पिगमेंट नहीं, फ्लूइड। और ये 55% होता है। और ये 90 से 92% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और मेजर प्रोटीन कौन सा, फिबिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। और ये तीनों का फंक्शन, फिबिनोजेन क्या करेगा, तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा भी प्लाज्मा में कुछ मिनरल होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये कौन से फॉर्म में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं। ट्रांजिट मीन्स हमेशा मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि फैक्टर फॉर कोगुलेशन। तो प्लाज्मा में जो फैक्टर है कोगुलेशन के लिए, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फैक्टर जो है ट्रू और फॉल्स में, या फिर आ सकता है हमारा डायरेक्टली भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या देखना है कि कौन सा फैक्टर है, सॉरी, ये जो प्लाज्मा में फैक्टर है ये कौन से फॉर्म में होता है, तो एक्टिव नहीं होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्योंकि जब कोई भी टिश्यू में इंजुरी होगा तो ये फिर एक्टिव होगा, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है यहाँ से, सीरम को लेके। सीरम क्या होता है,
तो याद रखना है इसको डायरेक्टली कि सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा विदाउट, अब प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इसमें है क्या, फिब्रिनोजेन। अगर इसको निकाल दें, प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन को निकाल दें, तो जो बचा हमारा वो क्या है, सीरम है। बचे हुए तो क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन है अभी तक आया हुआ उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट देखना है। तो ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है। तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे, अभी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड क्या होता है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है और प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा ये है, फॉर्म्ड एलिमेंट ये तीनों है, इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी लिम्फ अभी नहीं पढ़ाए हैं अभी हम, और प्लाज्मा जो है क्या है, तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पे। सीरम क्या है, तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजेन। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड यहाँ पे फंक्शन अभी हम लोग पढ़े, फिब्रिनोजेन क्या होता है, तो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है, क्लॉटिंग करवाता है ये फिब्रिनोजेन। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे। ए का 2 इसमें सिर्फ डी में दिया हुआ है, आंसर हमारा मिल गया राइट आंसर। हमको अब कर लेना है, आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा बाकी सब भी देख लेते हैं। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म देता है। एल्बुमिन क्या है, तो ऑस्मोटिक वायलेंस। ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है, ये भी हमारा पीवाईक्यू ही है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे सीरम भी हमारा 2016 में आया हुआ है। सीरम क्या है, तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, लैकिंग मतलब नहीं होना, अब्सेंस, क्या, क्लॉटिंग फैक्टर, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हमारा ब्लड का कंपोनेंट क्या था, तो प्लाज्मा था और फॉर्म्ड एलिमेंट था। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, तो प्लाज्मा तो हम लोग पढ़ लिए, अब हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट का टाइप बारी आ गया। तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या होता है, इरेथ्रोसाइट। हमारा जो प्लाज्मा था वो 55% था। तो रेस्ट क्या है, रेस्ट हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है, तो 45% है। अब हमारा इरेथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी, ये 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होता है। यहाँ पे याद रखना है कि पर MMQ, आरबीसी 5 टू 5 मिलियन, आरबीसी MMQ यहाँ पे याद रखना है, कंफ्यूजन हो सकता है और एग्जाम में जो है इसका यूनिट ये बदल सकता है। अब यहाँ पे ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो फॉर्म्ड मीन्स प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो एडल्ट में याद रखना है, बच्चों में नहीं, एडल्ट में याद रखना है। ये रेड बोन मैरो, ये न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, किसमें, तो मैमल में। और ये बाई कनकेव से होता है, इसका जो शेप होता है वो बाई कनकेव, लाइक दैट, ऐसे होता है, ऐसे बाई कनकेव शेप का होता है ये। और ये बाई कनकेव के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है। अभी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि फ्रॉग के न्यूक्लियस, फ्रॉग के जो आरबीसी है, फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है कि फ्रॉग की बात है तो न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहेगा आरबीसी में। और एक कैमल भी याद रखना है, कैमल में भी क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारा मैमल में, हमारे ह्यूमन बीइंग में, जो ह्यूमन है हमारे, उनमें न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। डिवॉइड मीन्स अब्सेंट, और बाई कनकेव शेप होता है ये। जब मेच्योर होगा तो बाई कनकेव शेप हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो हेमोग्लोबिन होता है, जो कि O2 के साथ बाइंड होके और ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। और 12 टू 16 ग्राम हेमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में होते हैं। 100 ml ब्लड में कितने हेमोग्लोबिन होते हैं, तो 12 टू 16। ऐसे ही याद रखना है कि इसको 12 टू 16 ग्राम 100 ml ब्लड में होते हैं। इसका अभी ये जो मोलिकूल है हमारा हेमोग्लोबिन, इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है, तो ट्रांसपोर्ट करेगा रेस्पिरेटरी गैसेस। अभी याद रखने के लिए याद कर सकते हैं ना इसको ट्रिक से, लाइक हमारा जो ब्रीथिंग होता है 1 मिनट में कितना होता है, तो 12 से 16 बार होता है। तो याद रख लो ऐसे ही कि हाँ 100 ml जो ब्लड है वो 12 से 16 बार, 16 ग्राम ये कैरी करता है। अब इसका लाइफ स्पेन क्या है, तो 120 डेज। 120 डेज इसका क्या है, लाइफ स्पेन है इसका। अब नेक्स्ट हमारा ये ग्रेवियार्ड मीन्स इसको, ये कहाँ पे खत्म हो जाता है, कहाँ पे इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये आरबीसी कहाँ पे होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन में इसका क्या है कि ये टूट जाता है, आरबीसी जो है हमारा स्प्लीन में जाकर टूट जाता है आरबीसी, ये हीम और ग्लोबुलिन पार्ट में टूट जाता है। और नेक्स्ट जो है हमारा ल्यूकोसाइट, इरेथ्रोसाइट खत्म हो गया हमारा। इरेथ्रोसाइट में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो पहला इसका
नंबर कितना है, तो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी MMQ में। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाई कनकेव शेप होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसका 12 से 16 ग्राम होता है हेमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में, और इसका रोल है ट्रांसपोर्टेशन का, और एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज है, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में, और प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में, डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, तो स्प्लीन में, याद रखना है। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या है, तो ल्यूकोसाइट हमारा WBC को बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट RBC को, ल्यूकोसाइट WBC को। ल्यूको से याद रखना है ये लैक ऑफ कलर, तो इसलिए कलरलेस होता है। ल्यूको से याद रखना है कि लैक ऑफ कलर होता है इसमें। क्यों लैक ऑफ कलर क्यों होता है, तो लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। यहाँ से सेशन बन सकता है कि ल्यूकोसाइट और WBC आर कलरलेस फॉर्म्ड एलिमेंट, और नीचे रीजन में क्या डालेगा कि WBC हैव नो हेमोग्लोबिन और WBC लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एसर्शन का जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसर्शन के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एसर्शन के साथ बिकॉज लगा देना होता है। अभी हमारा एसर्शन क्या था कि WBC क्या है, कलरलेस है, बिकॉज नीचे क्या एसर्शन में क्या रीजन में क्या दिया हुआ है, WBC हैव लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। तो रीजन और एसर्शन दोनों अपना एक दूसरे को करेक्ट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो यहाँ से एसर्शन बन सकता है। एसर्शन ऐसे ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा माइंड को यूज करना होता है, और जहाँ पे भी एसर्शन देखो, एसर्शन को क्या करो, बिकॉज लगा के रीजन देखो कि क्या रीजन एसर्शन की बातों को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा, तो हमारा RBC में क्या था कि न्यूक्लियस एब्सेंट था, यहाँ पे एब्सेंट था, लेकिन WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका जो नंबर होता है वो 6000 to 8000 होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये लॉन्ग लिव्ड होता है। ये लॉन्ग लाइक मीन्स 120 डेज लाइफ स्पेन, और यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड 1 वीक और 2 वीक। अब यहाँ पे WBC में क्या है कि बहुत सारे टाइप हैं, तो इसमें बच्चों को होता है क्या, कंफ्यूजन। तो इसको मल्टीपल टाइप रीडिंग करने से आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार मेरे वीडियो को 3 से 4 बार देखो अगर, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ साथ ऑल PYQ के साथ साथ अदर क्वेश्चन भी है, PYQ भी है, ऑल कंसेप्ट भी है, और ईच एंड एवरी लाइन को मैंने कवर किया है आपने काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे क्या है कि WBC का क्या है कि 2 टाइप है, 2। अब इसमें क्या है कि बेस क्या है इसका क्लासिफाई करने का, कोई भी किसी को भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेसिस होता है। तो बेसिस क्या है इसका, तो ग्रेनुलेशन, कि कौन सा जो है ग्रेनुल किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है। तो ग्रेनुलोसाइट मीन्स ग्रेनुल यहाँ पे प्रेजेंट है, ए वर्ड मीन्स अब्सेंस, बायोलॉजी में ए अगर आगे आया तो अब्सेंस, ए ग्रेनुलोसाइट मीन्स अब्सेंट। तो यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। अब हमारा ग्रेनुलोसाइट में क्या है, तो न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये हमारा 3 है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल्स। ये तीनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका फंक्शन के साथ साथ इसका कंपोजिशन भी याद रखो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर याद नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतना याद रखो कि न्यूट्रोफिल मोस्ट एबंडेंट, बेसोफिल लिस्ट एबंडेंट। एबंडेंट मीन्स क्या होता है, प्रेजेंस कितना है, तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, और बेसोफिल कितना प्रेजेंट है, 0.5 to 1%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, न्यूट्रोफिल, सबसे कम क्या है, बेसोफिल। कम से कम इतना याद रखना होगा, इससे हम लोग क्वेश्चन को खेल सकते हैं। लाइक अभी हम आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको दिखा देंगे। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि न्यूट्रोफिल जो है वो मोस्ट एबंडेंट जो है हमारा ल्यूकोसाइट है, और बेसोफिल क्या है, हमारा लिस्ट एबंडेंट है। सेकेंड यहाँ से क्वेश्चन बनेगा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों का दोनों फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। मीन्स फैगोसाइटिक नेचर मीन्स ईटिंग ऑफ सेल, ये ईटिंग करते हैं। किसको करेंगे ईटिंग, तो फॉरेन पार्टिकल को क्या करेंगे, ये खा के उसको बर्बाद कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे। तो हमारा यही 3-4 वर्ड होता है। इसे पिनोसाइटोसिस, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग ऑफ सेल। पिनोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, तो ड्रिंकिंग ऑफ सेल। और फैगोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, तो ईटिंग ऑफ सेल। लाइक इक्जोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, तो सेल वोमिटिंग। लाइक दैट टर्म याद करना होता है, और वो समय के साथ साथ हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन याद करना है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। अब हमारा बेसोफिल है, देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल मोस्ट एबंडेंट, बेसोफिल लिस्ट एबंडेंट। अब बेसोफिल क्या करता है, तो ये 3 नाम याद रखना है, एक हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट,
सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये हिस्टामिन वैसोडायलेटर। इसको याद रखना है, मेरे वीडियो को 3 से 4 बार देखो, बार 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 बार। इसमें भले ही मेंशन मैंने नहीं किया है बहुत सारे चीज़ों को, सिर्फ ओरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो आने का चांस बहुत ही कम है। इसलिए मैं उसको ज़्यादा, मैं उसमें और ज़्यादा मतलब कि डाल के नोट्स को और ज़्यादा मैं बड़ा नहीं किया। तो जस्ट देखो, दिमाग में रहे तो ठीक, अदरवाइज नहीं रहे तो भी ठीक, क्योंकि जितना कंटेंट इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे ही क्वेश्चन आएगा। लाइक, तो इसको अपने दिमाग में रखना है। इसिनोफिल हमारा न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, बेसोफिल हो गया। इसिनोफिल क्या करता है, ये इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है हमको। और साथ में क्या करता है, तो हमारा साथ में ये एसोसिएट विथ एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन से ये क्या होता है, एसोसिएट मतलब एलर्जिक रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व करता है। हमारा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है कि हमारा लिम्फोसाइट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिम्फोसाइट से क्वेश्चन आया हुआ भी है और नेक्स्ट टाइम आएगा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो लिम्फोसाइट से ज़्यादा आने का चांसेस होता है। इसका 2 टाइप होता है, बी और टी। इसी को हेल्थ एंड डिजीज में क्या बोलते हैं, बी को ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसको याद रखना है, और ये हम हेल्थ एंड डिजीज में वापस फिर पढ़ाएंगे। ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ये लिम्फोसाइट है, डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, तो इम्यून को ये रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम में क्या है कि अपना पार्टिसिपेट करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम के लिए। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बी का फंक्शन और टी का फंक्शन। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है, तो इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। ये हमारा सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस बाय मेगा कैरियोसाइट। तो याद रखना है, मेगा कैरियोसाइट जो सेल है इसी का फ्रेगमेंट है, मेगा कैरियोसाइट सेल है, इसी का फ्रेगमेंट क्या है, तुम्हारा प्लेटलेट्स है। इसका कितना है, तो 1.5 लाख टू 3.5 लाख। ये हमारा मेन इसका फंक्शन क्या है, कोगुलेशन। ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है, ये क्लॉटिंग फैक्टर ये अपना है, ये हमारा कोगुलेशन में बहुत हेल्प करता है। ये हमारा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, सॉरी, ये हमारा कोगुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये हमारा कोगुलेशन को करवाता है, स्टार्ट करवाता है। ये हमारा प्लेटलेट्स का फंक्शन है। तो सबका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन सबका याद रखना है। और अगर ये प्लेटलेट्स में क्या हो गया, तो डिफिशियंसी हो गया, रिडक्शन हो गया, कमी हो गया, तो क्या हो सकता है, तो ये हमारा फंक्शन जो है इसका, ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। फंक्शन में क्या नहीं कर पाएगा, तो हमारा कोगुलेशन इसका फंक्शन है, कोगुलेशन नहीं कर पाएगा, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। एक्सेसिव लॉस हो जाएगा इसमें ब्लड का, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से हमको एक बार शॉर्ट रिकैप देते हैं कि हमारा ब्लड क्या है। ब्लड में 2 कंपोनेंट, एक है क्या, प्लाज्मा, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या था, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का क्या था, 2 टाइप था डब्ल्यूबीसी का, एक ग्रेनुलोसाइट, एक एग्रेनुलोसाइट। इसमें क्या है, ग्रेनुलोसाइट में क्या है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या है, तो हमारा ए ग्रेनुलोसाइट में क्या है, तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। हमारा आरबीसी का जो है न्यूक्लिएटेड होता नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सब याद रख लेना है। उसके अलावा थ्रम्बोसाइट इसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। इसका फंक्शन, सबका फंक्शन याद कर लेना है, एक मेरे वीडियो को वापस देखो एक बार। नेक्स्ट हमारा, ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको, क्योंकि मैक्सिमम चांस होता है यहाँ से आने का अभी आने वाले अपकमिंग ईयर में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही आया, नहीं आया हुआ है अभी। तो इसको क्या है कि अभी न्यू क्वेश्चन बनाने के चक्कर में इसको डाल सकता है। तो इसमें देखना क्या है, बस इसमें कुछ पॉइंट को दिमाग में रखना है। यहाँ पे क्या बोला, सेल फ्रेगमेंट मीन्स टूटा टूटा सेल। देखो प्लेटलेट्स, आरबीसी अपना यहाँ पे दिया हुआ है राउंड शेप, लेकिन आरबीसी का, मैच्योर आरबीसी का जो शेप होता है वो ऐसे होता है। मैच्योर आरबीसी का देखो यहाँ पे जो है ना, ये इमेच्योर आरबीसी का फोटो दिया हुआ है। अगर मैच्योर आएगा तो ऐसा आएगा, देखो ऐसा। ये आरबीसी हमारा बाइकनकेव शेप का मैच्योर है, नहीं तो ऐसा भी आ सकता है, बट ये वाला ज़्यादा करेक्ट है। ये हमारा प्लेटलेट्स हो गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब इसमें देखना है क्या, एसिनोफिल। एसिनोफिल में जो न्यूक्लियस है ये बाइलोब्ड होता है, 2 इसमें लोब है। और इसका शेप कैसा होता है, तो हेडफोन लाइक। देखो सिमिलर है ना हेडफोन से, वापस देखो हेडफोन जैसा सिमिलर है ना यहाँ पे, बस इतना याद रखना है। सेकेंड, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में क्या होता है, ये तो बाइलोब्ड था, ये मल्टी लोब्ड होता है, ये मल्टी लोब्ड, मोर देन 2 न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। मोनोसाइट, मोनोसाइट का न्यूक्लियस क्या होता है, देखो यहाँ पे किडनी का शेप ये होता है, ये है किडनी हमारा। देखो यहाँ पे किडनी से कुछ मिलता जुलता है ना, तो मोनोसाइट क्या होता है, किडनी शेप होता है। मोनोसाइट जो है वो किडनी शेप होता है, मोनोसाइट किडनी शेप होता है। बाकी अगर ये 2 अगर याद रखे ना, 3 याद रखे ना, तो काम तुम्हारा निकल जाएगा। इसिनोफिल, हेडफोन लाइक, न्यूट्रोफिल, मल्टी लोब्ड, ये भी बाइलोब्ड, ये भी बाइलोब्ड। फर्क क्या है, इसका किडनी, इसका हेडफोन, लाइक दैट याद रखो इसके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके बेस पे। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है,
कि एक हेल्थी इंडिविजुअल के पास हेमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में कितना होता है, तो 12 से 16 ग्राम। ट्रिक बताया था ना हमने, वो ट्रिक क्या था, तो 12 से 16 बार नॉर्मल हेल्थी वुमेन जो है वो रेस्पिरेशन करता है। तो बस इसी को याद रखो कि यही हेमोग्लोबिन का फंक्शन भी वो O2 और CO2 को ढोना है और ट्रांसपोर्ट करना है उसी को, तो उसे याद रख सकते हो। अब हमारा फंक्शन देखो यहाँ पे, तो देखो लिम्फोसाइट में बोला था ना दो टाइप, एसिनोफिल, बेसोफाइल, न्यूट्रोफिल। तो इसमें क्या, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में क्या बोला था, बी और टी। बी और टी क्या थे, तो ये इम्यून रेस्पॉन्स कर रहे थे, इम्यून रेस्पॉन्स। तो इसको 4 का 1 ले जाओ, 4 का 1 कहाँ दिया हुआ है, डी में, गया खत्म इसको। अब यहाँ पे क्या है, फैगोसाइटिक मीन्स सेल ईटिंग, कौन से सेल को ईट करना है, तो ये सेल कौन से सेल को, किसको किसको ईट करता है, तो फॉरेन बॉडी को ईट करता है। तो हमारा न्यूट्रोफिल का ये हो जाएगा। इसेनोफिल क्या करता है, तो इसेनोफिल हमारा उसका फंक्शन, इसेनोफिल का क्या है, तो यहाँ पे देखो रिलीज हिस्टामिनेज, और एलर्जी कंडीशन में हिस्टामिन रिलीज होता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। और हमारा बेसोफिल क्या करेगा, तो रिलीज ग्रेन्यूल कंटेंट हिस्टामिन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक सेकेंड, इसेनोफिल और ये हमारा बेसोफिल। वैसे क्वेश्चन में अगर मिल गया लिम्फोसाइट तो ये मारकर हम आगे निकल सकते हैं। बाकी हम एक बार और देख लेते हैं इसका आंसर जो है ये 1 का, तो ये ठीक है। एसिनोफिल जो है हमारा, एसिनोफिल जो है हमारा ये हिस्टामिनेज रिलीज करता है, क्योंकि ये हमारा एलर्जिक रिएक्शन में करने के लिए। और ये बेसोफिल का क्या हो जाएगा, तो हमारा बेसोफिल जो है ये ग्रेन्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन। चलो ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इरेथ्रोपोएसिस स्टार्ट। इरेथ्रोपोएसिस क्या होता है, तो हमारा ब्लड का बनना, ब्लड का बनना क्या होता है, इरेथ्रोपोएसिस मीन्स प्रोडक्शन। ये पूछ रहा है कहाँ पे होता है, तो हमारा रेड बोन मैरो में होता है। अगर यहाँ पे पूछता है डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी क्या हो रहा है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या हो रहा है, तो ये हमारा स्प्लीन चला जाएगा आंसर। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, फॉर्मेशन को पूछ रहा है, बनने को पूछ रहा है, तो रेड बोन मैरो। नेक्स्ट ये देखो, ये देखो क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ क्लॉटिंग डिसऑर्डर किसके रिडक्शन से होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट। और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट एबंडेंट और लिस्ट एबंडेंट। तो मोस्ट क्या है, मोस्ट एबंडेंट सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल। सबसे कम क्या होता है, तो ये दोनों में आंसर था न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। इसका आंसर होगा बेसोफिल, कम होता है सबसे, 0.5 to 1%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम अभी चलेंगे ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एक होता है प्रिडिक्शन, सबसे मैक्सिमम टाइम कहाँ से आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है प्रिडिक्ट करना, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके। तो ब्लड ग्रुप से आया हुआ है काफ़ी टाइम क्वेश्चन, और इससे आने का चांस है 2026 में भी आने का चांसेस है, और आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा से यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन। तो ब्लड ग्रुप का बहुत सारा टाइप है, ABO, RH, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप है। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ABO पढ़ना है और RH पढ़ना है। अब ABO में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ABO में देखेंगे कि ये इसका बेस क्या है। तो बेस यही है कि हमारा ये RBC है, ये हमारा RBC है। इसके सरफेस पे एंटीजन जो प्रेजेंट होगा उसी को बोलेंगे उसका ब्लड ग्रुप। लाइक अगर ये हमारा RBC है, इस पे प्रेजेंट है अगर A एंटीजन, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, A। अगर B है तो B, अगर दोनों हैं तो AB, अगर कोई भी नहीं है तो O। इतना याद हो गया कैसे होगा, तो बस वही चीज़ को देखना है। एंटीजन जो है सरफेस ऑफ आरबीसी पे क्या है, A में A है, B में B है, AB में दोनों हैं, और O में क्या है, नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, अब वहीं सेम अगर एंटीबॉडी भी प्रेजेंट हो जाए। ये एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है, पहले एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या होता है ना, इसको एंटीजन को अगर सेम एंटीबॉडी है, एंटी बी है, अगर अगर बी ब्लड ग्रुप है, अगर कहीं से भी डिफ्यूजन कहीं से भी मतलब कि ब्लड ग्रुप कोई डोनर दिया, अगर कोई ए को ब्लड ग्रुप कौन सा दिया, बी दिया, तो इसके अंदर क्या है, एंटी बी प्रेजेंट रहेगा। अब कोई बी आया तो इसमें क्या होगा, इसके सरफेस पर आरबीसी क्या हो गया, बी होगा प्रेजेंट, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। और ये एंटी बी है, एंटी मीन्स उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर देगा इसको। तो यही यहाँ पे दिमाग में रखना है कि ए है तो ए एंटीजन होगा, लेकिन इसमें सेम टाइप का एंटीबॉडी नहीं होगा। लाइक इसमें एंटी ए नहीं होगा, एंटी बी होगा। इसमें बी है तो इसमें एंटी ए होगा, और ये दोनों है मीन्स इसमें कोई नहीं होगा। अगर इसमें नहीं है एंटीजन तो इसमें दोनों होगा। अब यहाँ से ये याद हो गया। अब
डोनर ग्रुप कैसे याद करेंगे? डोनर ग्रुप में दो बात याद रखना है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। यहाँ पे ए बी सिर्फ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन आप ए बी पॉजिटिव रखिए यार। और यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ निगेटिव। इतना याद हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको डोनेट करना है ब्लड को, तो ओ तो सब में आएगा क्योंकि ओ तो सबको डोनेट कर सकता है। और बाकी क्या है? ए बी है तो ए है, बी है तो ए वाले को ए तो इजीली कर सकता है, बी वाले को बी इजीली कर सकता है, ए बी वाले को ए बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ये ए बी, तो इसको चारों में कोई भी कर सकता है। ओ वाले को सिर्फ ओ कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें सिंगल वही सेम ब्लड ग्रुप दे सकता है डोनर? तो ओ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके बेस पे जो भी आया हुआ है देख लेते हैं अभी एक बार उसको, आरएच को पढ़ने के बाद। अभी आरएच क्या है? ये हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे पढ़े ना हम लोग कि बहुत सारे टाइप का ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया गया वेरियस टाइप में, एबीओ, आरएच, मुंबई ब्लड, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मुंबई बोल रहा हूँ मैं तो, सॉरी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऐसे करके। तो एबीओ, आरएच इसको करना है। ब्लड ग्रुप में क्या है कि एबीओ, आरएच को देखना है हमें, क्योंकि अदर भी हैं बट दो देखना है हमें। तो आरएच क्या होता है? आरएच एंटीजन। आरएच क्या होता है? आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन में क्या करना है कि इसमें बस देखना है कि आरएच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है इसमें। अब वहाँ पे तो था कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, और एंटीजन अगर ए है तो इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। कहाँ हम लोग देखें? एबीओ में देखें। बट यहाँ पे अगर आर एच पॉजिटिव एंटीजन है, यहाँ पे अगर आर एच पॉजिटिव एंटीजन है तो इसमें नहीं होगा एंटीबॉडी, और ना ही आर एच निगेटिव है तो उसमें भी एंटीबॉडी नहीं होगा। जब तक डिफ्यूजन नहीं हुआ, जब तक ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ ये एंटीजन का बॉडी में गया नहीं, तब तक उसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्लियर होगा, अभी हम जब यहाँ पे अच्छे से इसको पूरा बताएंगे तब। अब देखो यहाँ पे आर एच एंटीजन क्या है? दो टाइप का होता है, आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव। आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव, ये हमारा दो याद हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या देखना है? तो आर एच निगेटिव वाले केस में एक केस होता है इरेथ्रोब्लास्टोफिस्टालिस। इरेथ्रोब्लास्टोफिटालिस एक कंडीशन होता है, इसको हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सबसे पहला तो बता दिया कि हाँ यहाँ पे एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, बस दो टाइप का होता है ये, मैक्सिमम तो ये होता है ना 80 से 80% प्लस होता है। देखो यहाँ पे 80% ह्यूमन में क्या होता है? आरएच पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव बहुत कम ही होता है। अब नेक्स्ट क्या है? अगर बच्चा, कोई भी लेडी में बच्चा है आरएच पॉजिटिव, और लेडी जो है प्रेग्नेंट मदर जो है वो आरएच निगेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इनिशियली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बेबी है और ये मदर है दोनों का ब्लड में डिफरेंस है, ये आरएच पॉजिटिव है और आरएच निगेटिव है, इनिशियली कोई दिक्कत। जब हमारा क्या होगा ड्यूरिंग पास्चुरेशन, जब प्लासेंटा कट करेंगे तो चांसेस होगा ब्लड मिक्सिंग का। चांसेस क्या होगा? ब्लड मिक्सिंग का। अगर ब्लड मिक्स हुआ, चांसेस होता है और ब्लड मिक्स हो ही जाता है लगभग लगभग थोड़ा सा, तो क्या होगा? बेबी का ब्लड आरएच पॉजिटिव है, ये मदर के ब्लड में गया। अब जब मदर के ब्लड में जाएगा तो शुरू में मैं बताया ना कि अगर गया तो क्या होगा? डेवलप हो जाएगा। अभी आरएच निगेटिव अगर मदर से बेबी में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरएच निगेटिव में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, आरएच निगेटिव में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर आरएच पॉजिटिव अगर मदर में गया तो मदर क्या करेगी कि डेवलप करेगी एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होगा कि जब बेबी जो है, अब एंटीबॉडी का साइज बहुत छोटा होता है, एंटीबॉडी का साइज बहुत छोटा होता है, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि जब आरएच पॉजिटिव वापस से बच्चा होगा, बेबी होगा, फिटस होगा, तो प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी जो है, जो अगेंस्ट इसका बना हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बना हुआ था वो आएगा क्रॉस करके प्लासेंटा को, और इसको जो बेबी का ब्लड है उसको क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन मीन्स उसको क्या करेगा? उसको क्या करेगा? तोड़ देगा, ब्रेक डाउन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा? उसका ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होने से क्या होगा? सीवियर एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। और जॉन्डिस, बॉडी में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का क्या होगा? तो नंबर बढ़ जाएंगे। ये जॉन्डिस क्या होता है ना कि 0.05 से 0.1 क्या होता है नॉर्मल हमारा बिलिवर्डिन और बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन का क्या होता है? लेवल होता है 0.5 टू 0.1। अगर 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये हमारा जॉन्डिस कंडीशन कहलाता है। याद नहीं रखना है, जस्ट इतना याद रखना है कि इरेथ्रोब्लास्टोफिटालिस में
इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में क्या होता है, तो एनीमिया होता है और जॉन्डिस होता है, यही दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारा कोगुलेशन है। कोगुलेशन में क्या है कि हमारा, कोगुलेशन से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किस में होता है। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है हमारा मदर निगेटिव होना चाहिए और फिटस पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर। सेकेंड यहाँ पे पर्सन एबीओ ब्लड ग्रुप का है, इसमें यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, तो हमारा वही है रेसिपिएंट जिसके पास कौन सा ए बी पॉजिटिव था, कौन था, ए बी पॉजिटिव। तो इसमें क्या देखना है कि अब्सेंस ऑफ एंटीजन नो, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी, नो नो नो, इसमें तो एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होता है भाई। अब प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी प्लाज्मा नहीं, एंटीबॉडी जो होता है ना ये प्लाज्मा में होता है और एंटीजन जो होता है आरबीसी के सरफेस पे होता है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है टोटली। अब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी भी गलत है। अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी इन प्लाज्मा, थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, अब हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड पे आ गया हम लोग। कोगुलेशन में याद रखना है कि कैस्केड प्रोसेस होता है। कैस्केड प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन चलते हैं, बहुत सारे रिएक्शन। तो इसमें याद रखना है सिर्फ सिंपली कि हमको क्लॉट फॉर्मेशन करना होता है। क्लॉट क्या होता है, कोगुलम क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक फिब्रिन, लाइक नेटवर्क, ऐसे फिब्रिन ऐसे नेटवर्क बनाएंगे और इसमें ट्रेप हो जाएगा जो भी इंजर्ड टिश्यू है, उसके बाद से अपना क्या है कि हमारा ब्लीडिंग रुक जाएगा। ये हमारा कोगुलेशन का थीम है। ये क्लॉट, क्लॉट क्या होता है, नेटवर्क ऐसे फिब्रिन का बनेगा तो क्लॉट बन जाएगा और इसके बाद ब्लीडिंग रुक जाएगा हमारा। तो ये फिब्रिन जो होता है ये इनएक्टिव फिब्रिनोजेन से कन्वर्ट होता है। ये इनएक्टिव फिब्रिनोजेन जो है इससे क्या होगा, हमारा फिब्रिन बनता है। इसको कन्वर्ट कौन करता है, तो ये थ्रोम्बिन एंजाइम, थ्रोम्बिन जो होता है ये फिब्रिन को बनाता है इनएक्टिव फिब्रिनोजेन से। अब ये थ्रोम्बिन कहाँ से आता है, तो ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है थ्रोम्बिन, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन से आता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है कहाँ में, थ्रोम्बिन में। अब इसको कौन करता है, तो इसके लिए एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज वगैरह, ऐसा वगैरह और भी बहुत सारे इसमें होते हैं। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एवरी स्टेप के लिए कैल्शियम चाहिए इसमें। तो याद रखना है सिंपली। अभी एग्जाम करीब है तो कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, जस्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि फिब्रिन क्या है, तो क्या है, नेटवर्क लाइक थ्रेड है ये, इसको क्लॉट बोलते हैं। क्लॉट फॉर्म बाई ये फिब्रिन हो गया। और फिब्रिन जो है ये कैसे बनेगा, फिब्रिनोजेन से बनेगा, थ्रोम्बिन इसमें लगेगा एंजाइम और थ्रोम्बिन इसके प्रेजेंट में ये बनेगा। और थ्रोम्बिन क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन से आएगा, इसमें थ्रोम्बोकाइनेज जो होगा वो इसको बनाएगा और ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये याद रखना है, कैस्केड प्रोसेस होता है क्योंकि ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, इसमें सीरीज ऑफ केमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है इसमें। अब यहाँ पे कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन इन एक्टिव फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कौन सा कन्वर्ट करता है, तो थ्रोम्बिन करता है। यहाँ पे लाइन दिया हुआ है ना यहाँ पे कि फिब्रिन फाउंड बाय कन्वर्जन इनएक्टिव फिब्रिनोजेन बाय प्लाज्मा थ्रोम्बिन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये देखो, ए बी ब्लड ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा कोगुलम फाउंड बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड थ्रोम्बिन कॉल्ड थ्रोम्बिन, नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन, ये हमारा गलत है। नेटवर्क ऑफ थ्रेड जो होता है ना फिब्रिन होता है, ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। ये हमारा 1 नंबर सही है इसमें, करेक्ट दोनों का। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्लीन ग्रेविड ऑफ एरिथ्रोसाइट होता है, इसका ए आंसर हो जाएगा। सेकेंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है इसके बेस पे क्वेश्चन। तो हमारा अब तक का यहाँ तक का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो टिश्यू फ्लूइड है। नेक्स्ट टिश्यू फ्लूइड में क्या है, तो याद रखना है कि हमारे बॉडी में क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है, दो होता है। क्या होता है, दो, एक ब्लड और एक लिम्फ। लिम्फ को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अभी ये क्या होता है कि हमारा ब्लड तो रेड कलर होता है, लेकिन ब्लड तो हमारा मतलब रेड कलर होता है, क्यों, क्योंकि आरबीसी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसको याद रखना है। अब हमारा क्या है, ये ल्यूकोसाइट जो होता है कलरलेस था उसमें फाउंड एलिमेंट के अंदर में, लिम्फ भी कलरलेस होता है। और प्लाज्मा क्या होता है, तो स्ट्रॉ कलर्ड होता है। अभी हमारा लिम्फ जो है कलरलेस होता है, रिस्पॉन्स करता है, इम्यून सिस्टम में अपना इन्वॉल्व होता है। ये फैट एब्जॉर्ब करने में इसका मेन फंक्शन होता है, जो कि पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया हुआ था, अभी सिलेबस से हट गया है। लेकिन इतना याद रखना है कि फैट एब्जॉर्ब करवाता है लिम्फ लैक्टियल से। ये प्रेजेंट होता है क्या, इंटेस्टाइनल बिलाई में, इंटेस्टाइनल बिलाई में। ये हमारा फैट एब्जॉर्प्शन वाला काम इसका इंपॉर्टेंट है और ये इम्यून सिस्टम को भी इसका फंक्शन है। और ये कलरलेस फ्लूइड होता है।
नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटरी पाथवे है। सर्कुलेटरी पाथवे जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो है ना ईसीजी और कार्डियक साइकिल ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। दो टाइप का पाथवे होता है, एक ओपन और एक क्लोज। तो ओपन और क्लोज दो टाइप का पाथवे है। तो इसमें याद रखना है कि ओपन जो होता है इसमें ओपन का एग्जाम्पल और क्लोज का एग्जाम्पल याद रखना है। तो क्लोज का याद रख लो, ओपन अपने आप निकल जाएगा। तो क्लोज में क्या याद रखना है, तो क्लोज में याद रखना है कि अन्ना अन्ना गेट जो है अपना, अन्ना गेट जो है अपना वो क्लोज कर लो, क्योंकि चोर आएगा, नहीं तो चोर चोर आ जाएगा। तो अन्ना गेट को अपने क्लोज कर लो, नहीं तो चोर आ जाएगा। तो यहाँ पे अन्ना से क्या हो जाएगा, एनालिडा। ये अन्ना क्या है, तेलुगु वर्ड है, इसमें भाई को बोलते हैं अन्ना। तो यहाँ पे एनालिडा हो गया, ये चोर से कोडाटा हो गया और क्लोज हो गया। अगर इतना याद हुआ तो हो गया। अब यहाँ पे ओपन और क्लोज में एग्जाम्पल याद हो गया। अब ये क्या, ओपन में क्या होता है ना कि कैविटी होता है, उसमें पूरा ब्लड को डाल देते हैं और यहाँ से अपना जो भी है बॉडी में सेल के पास अपना अलग अलग जो भी है ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो इस ओपन स्पेस को जो है, कैविटी को, जो खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनस। तो साइनस प्रेजेंट होता है किसमें, तो ओपन में होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि साइनस इज प्रेजेंट इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज, तो ओपन में होता है। क्लोज में क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें हार्ट क्या करता है, तो पंप करता है। और ये बहुत मतलब कि एडवांटेज इसका ये है कि ये सॉरी, ये एडवांस है, सबसे ज़्यादा एडवांस है, मोर इसमें एवोल्यूशन के बाद ये सबसे ज़्यादा एडवांस यही है। अब हमारा क्या है कि ऑल वर्टेब्रा के पास क्या होता है, मस्कुलर चेम्बर होता है, हार्ट। अब इसमें क्या देखना है कि फिश के पास 2 चेम्बर होता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल के पास क्या होता है, 3 चेम्बर। लेकिन ये हमारा क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल, इसके पास क्या होता है, 4 चेम्बर। और फॉर डबल सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए, तो 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। तो इसमें 4 किस्में हैं, ये है, तो यही सिर्फ डबल सर्कुलेशन करेगा। 3 क्या करेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और 2 वाला क्या करेगा, सिंगल सर्कुलेशन। यही दिया हुआ है आगे कि जो हमारा फिश है ये सिंगल सर्कुलेशन करता है, एम्फीबिया रेप्टाइल जो है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन करता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बर्ड और मैमल जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है। और यहाँ पे याद रखना है कि क्रोकोडाइल में भी 4 चेम्बर हार्ट होता है, ये दिमाग में रखना है आपका। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक से पहले कंप्लीट करने से पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और याद करने के लिए भी। तो हमारा फिश क्या था, फिश में क्या है, 2 चेम्बर हार्ट है। तो 1 का 3 ये हमारा तीनों में दिया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे ना कि ऐसा खोजेंगे जो हमारा जिसमें तीनों डिफरेंट दिया हो, बट ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, देखेंगे, चलो कोई बात नहीं है। क्रोकोडाइल क्या था, ये क्रोकोडाइल क्या था, 4 चेम्बर था। सी का 1, सी का 1 इसमें दिया हुआ है, ए का 3 दिया हुआ है। बी देखेंगे अभी, बी का 2, एम्फीबिया, का क्या है, तो 2 दिया हुआ है। एम्फीबिया क्या है, तो 3 चैम्बर, बिल्कुल सही बात है इसमें। और हमारा डी का 1 दिया, मैमल 4 चैम्बर हार्ट, बिल्कुल सही, 100% 3। अब हमारे यहाँ पे सेकेंड क्या है, एम्फीबिया और रेप्टाइल, ये 3 चैम्बर हार्ट है, तो इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा ना, इनकम्प्लीट सिंगल नहीं, इनकम्प्लीट डबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से अब हम आगे बढ़ें। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किससे होता है, तो इसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स होगा, हार्ट होगा, ये सब वगैरह होगा। ये क्लोज होता है, क्लोज सिस्टम होता है। एग्जांपल किसका है, ये क्लोज का है। हार्ट क्या होता है, मेजोडर्मली ओरिजिन होता है। अभी हमारा इम्यूनिक लेयर है ना, ये इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, तो हार्ट जो है मेजोडर्म से बना हुआ है, मेजोडर्मली ओरिजिन है इसका। डबल वाल्ड मेम्ब्रेन होता है इसमें प्रोटेक्शन के लिए, पेरिकार्डियम इसको बोलते हैं। लंग्स का क्या था, तो लंग्स का प्लूरल कैविटी था, लंग्स का क्या था, प्लूरल कैविटी। और कैसे फॉर्म हुआ, तो प्लूरल मेम्ब्रेन से। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम क्या है, मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे तो याद रखना क्या है कि हार्ट में कौन कवर करता है, पेरिकार्डियम। लंग्स में क्या करता है कवर, तो प्लूरा। ये 2 याद रखना है यहाँ से। अब क्या है हमारा कि हार्ट जो हमारा 4 चैम्बर्ड का है, हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड का है। इसमें क्या है कि आर्ट्रिया है, दो वेंट्रिकल है। तो ऊपर के साइड में क्या है, आर्ट्रिया है, और नीचे क्या है, तो वेंट्रिकल है। अब नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सेप्टम, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, ये हमारा आर्ट्रियम, ये हमारा वेंट्रिकल, ये हमारा वेंट्रिकल। अब क्या है यहाँ पे कि देखो, ये जो हमारा सेप्टा है जो कि डिवाइड कर रहा है दोनों आर्ट्रियम को, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो है हमारा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे याद रख लेना है, एक बार और देखो याद हो जाएगा।
अब इसमें क्या है, कौन थिक होता है कौन थिन होता है। देखो इंटर आर्ट्रियल, जो इंटर आर्ट्रियल था, जो आर्ट्रियम के बीच में था, इंटर आर्ट्रियल, ये थिन होता है। और थिक कौन होता है, तो इंटरवेंट्रिकुलर जो है वो क्या होता है, थिन होता है। और सेपरेट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, जो हमारा लेफ्ट एंड राइट इंटरवेंट्रिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर ठीक होता है। और थिन क्या होता है, तो इंटर आर्ट्रियल। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया थोड़ा डिफरेंट से। अब हमारा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो है, इसमें आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये भी ठीक होता है, दोनों ये ठीक ही होता है। एक वेंट्रिकल के बीच में भी ठीक होता है, ये भी ठीक होता है वेंट्रिकल के बीच में, और ये भी ठीक होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर दोनों ठीक होता है ये। नेक्स्ट हमारा, अब हमारे वाल्व पढ़ेंगे। तो वाल्व क्या है, ये हमारा राइट आर्ट्रियम, ये हमारा राइट लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या है ना, ट्राइकास्पिड वाल्व है, ये राइट साइड में ट्राइकास्पिड वाल्व है, यहाँ पे बाइकास्पिड वाल्व है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये वाल्व से जो है ना, वाल्व से अटैच करते हैं पेपिलरी मसल से हार्ट का। ये जो वाल्व और पेपिलरी मसल्स के बीच में जो ये देखो, ये है ना, इसी को बोलते हैं कॉर्डा टेंडनी। कॉर्डा टेंडनी इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। अब ये हमारा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये इसको पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब हमारा नेक्स्ट क्या करना है, तो हमने पढ़ा दिया कि आपको ये वाल्व जो है। अब वाल्व और स्पिंक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो वाल्व क्या है ना, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, यूनिडायरेक्शनल क्या करता है, फॉलो करवाता है। स्पिंक्टर जो है बाई डायरेक्शनल करवाता है। स्पिंक्टर क्या कहाँ होता है, जीआईटी में होता है आपका। ये वाल्व जो है आपको कहाँ पे होगा, तो मेरा हार्ट में होता है और वेन में होता है, वेन और हार्ट में होता है, वेन। नेक्स्ट हमारा, अब हमारा जो है ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये हमारा राइट, सॉरी ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये वेंट्रिकल का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है पंपिंग करना। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग, पंपिंग करता है ब्लड को। कहाँ पे करता है, तो दो जगह पे करता है, एक करता है लंग्स के पास और एक करता है टिश्यू के पास। लंग्स के पास क्यों, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। और टिश्यू के पास क्यों, तो वापस से डीऑक्सीजन ब्लड को लेके आता है और फिर लंग्स में भेजने के लिए, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेशन करवाना है ब्लड को, ताकि क्या हो पाए, ब्लड हमारा फिल्टर प्यूरिफाई हो पाए, फिल्टर नहीं प्यूरिफाई हो पाए। अब हमारा क्या है कि देखो, ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो है ये हमारा राइट वेंट्रिकल से निकलेगा ये हमारा ऐसे क्या, पल्मोनरी एरोटा, पल्मोनरी एरोटा निकलेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, तो एरोटा निकलेगा। तो अब देखो पल्मोनरी आर्टरी बोला मैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या है, दोनों से आर्टरी आर्टरी, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पल्मोनरी वर्ड लग गया ना, तो पल्मोनरी वर्ड लगने के बाद क्या होता है कि ये हमारा उल्टा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जनरली आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है, आर्टरी का काम होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वेन का काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो इतना तो याद रखना है, आर्टरी का काम क्या है और वेन का काम क्या है। लेकिन अगर आर्टरी के आगे अगर पल्मोनरी वर्ड लग जाए, तो क्या रखना है कि ये ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करेगा। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये किसको करेगा, किसको करेगा, सोचो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ से हमारा टिश्यू से क्या हुआ, ब्लड आया राइट आर्टरियम में, यहाँ से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब ये कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना। अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, ये हमारा लंग्स के पास जाएगा। फिर क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा यहाँ पे, और O2 आएगा इसमें, और CO2 को क्या करेगा, एक्सचेंज के साथ O2 को ले लेगा, और कहाँ आएगा ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, एरोटा के थ्रू, ये हमारा एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, फिर वापस टिश्यू में जाएगा। ऐसे होता है हमारा सर्कुलेशन, जो हमारा टिश्यू का और लंग्स के बीच का, ये हमारा हार्ट ऐसे ही पंपिंग करवाता है। तो अभी याद रखना है कि ये हमारा क्या है, एरोटा है। अब ये जो हमारा टिश्यू के पास से जो ब्लड आया, वो किसके थ्रू आया, तो वेना कावा, ये हमारा वेना कावा है, इसी के थ्रू आया। अब हमारा जो राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स के पास गया, तो किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी, इसी के थ्रू गया। एक इधर चला गया लेफ्ट, एक इधर चला गया राइट, तो याद रखना है। अब हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारा एरोटा के थ्रू टिश्यू के पास गया। तो इस डायग्राम से याद करना है सब कुछ। अब हमारा कनेक्टिव सिस्टम यहीं पे पढ़ लेते हैं, बाकी हम एनसीईआरटी को रिवीजन कर देंगे।
कनेक्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो 4 पॉइंट होता है। देखो ये राइट आर्टरियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम है। अब देखो राइट आर्टरियम के ये अपर पे, राइट आर्टरियम के अपर साइड में एक होता है नोड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू को बोलते हैं क्या, नोड्स। ये हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और इसी के लोअर साइड में क्या होता है, तो नोड होता है, इसको क्या बोलते हैं, एबी नोड। उसके उसके बाद क्या होता है, ये हमारा बंडल ऑफ हिच, और बंडल ऑफ हिच के बाद क्या होगा, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, राइट और लेफ्ट, और यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाएगा पुरकिंजे फाइबर के फॉर्म में। तो ये हमारा कनेक्टिव सिस्टम वाला हार्ट का कनेक्टिव सिस्टम है। बाकी इसको हम अच्छे से आगे देखते हैं, क्योंकि अभी अगर कोई पहली बार पढ़ रहा होगा तो जनरली थोड़ा सा कम ही समझ में आता है, लेकिन 2-3 बार देखो तो याद हो जाएगा। बाकी मैं अच्छे से यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसको एक बार करता हूँ अपने तरफ से। ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट क्या है, इससे पहले हम देख लेते हैं वाल्व वगैरह के बारे में। ये हमारा हार्ट मेजोडर्मली ओरिजिन उसका होता है, पेरिकार्डियम इसका कवरिंग है, जो कि डबल लेयर का कवरिंग होता है ये, और पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है इस दोनों लेयर के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 चैम्बर होता है इसमें। उसके बाद क्या है, थिन और थिक मैंने बता दिया है। और उसके बाद क्या है, वाल्व बता दिया है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपनिंग। ये ट्राइकस्पिड किस में रहेगा, तो देखो ट्राइकस्पिड जो है ना वो राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है, बाइकस्पिड को क्या बोलते हैं, तो मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये भी हमारा हो गया। वाल्व का क्या है, वन डायरेक्शन में फॉलो करवाता है, स्फिंक्टर से कंपेयर करके बता दिया मैंने। ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, बचाता है। ये हार्ट क्या है, कार्डियक मसल से बना होता है। और ये वेंट्रिकल का जो है वाल थिकर होता है आर्ट्रिया से, क्योंकि इसको पंपिंग करना होता है ब्लड, उसको तो रिसीव करना होता है। ये हमारा आर्ट्रिया क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को, इसको पंप करके फिर पहुंचाना होता है कहाँ पे, लंग्स में। फिर वापस ये क्या आएगा, रिसीव करेगा, फिर वापस ये यहाँ से, फिर वापस ये कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास, फिर टिश्यू से फिर यहाँ पे आ जाएगा राइट आर्ट्रियम में। अब हमारा हार्ट जो है यहाँ पे हो गया। अब देखो हार्ट जो है कार्डियक मसल का बना हुआ है, इसका हो गया स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, इसको बोलेंगे नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है। ये इसमें क्या देखना है, तो हमारा एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिच, पुरकिंजे फाइबर, इतना याद रखना है। तो ये हमारा क्या है कि अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे होता है एसए नोड, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड। एसए नोड यहाँ पे होगा, यहाँ पे एबी नोड। अब यहाँ से क्या है कि बंडल ऑफ हिच यहाँ से। अब बंडल ऑफ हिच क्या है ना, एलोंग ये हमारा बंडल ऑफ, ये हमारा क्या है, सेप्टम हो गया। यहाँ से बंडल ऑफ हिच आया और ये से बढ़ जाएगा, एक राइट और एक लेफ्ट। अब यहाँ से ऐसे ऐसे इसमें फर्दर ब्रांचिंग होगा, इसको बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर, इतना याद रखना है। और यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे इंटरनोडल फाइबर होता है, जो कि यहाँ से यहाँ पे कंडक्शन को पास करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखना है, तो देखो राइट आर्टरियम के अपर कॉर्नर पे ऐसे नोड होता है, ये मैं बताया। कौन सा अपर, राइट पे, राइट अपर कॉर्नर राइट आर्टरियम के। देखो यहाँ पे ये राइट हो गया ना, ये लेफ्ट, तो ये हो गया ऐसे नोड का। लोअर राइट आर्टरियम के नियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमारा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम था ना, ऊपर आर्ट्रियम था, इधर वेंट्रिकुलर था। नियर कहाँ होता है, तो क्या होता है, तो एबी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। उसके बाद बंडल ऑफ हिच जो बनता है, उसके बाद क्या है, बंडल ऑफ हिच कंटिन्यू हो जाता है राइट और लेफ्ट में। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारा पुरकिंजे फाइबर जो है ये हमारा वेंट्रिकुलर मसल्स में क्या करता है, तो एक्शन पोटेंशियल सेंड करता है। अब क्या है कि हार्ट जो है ना, ये इसको बोलते हैं मायोजेनिक, क्योंकि ये अपना रेगुलेशन जो है ना खुद करता है। इसके हार्ट के अंदर जो सेल होते हैं ना, ऑटो एक्साइटेबल सेल होते हैं, खुद सेल्फ सेल्फ जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, याद रखना है ये। अब क्या है कि वैरी होता है, ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल था ये वैरी होता है। सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, तो ऐसे नोड के पास 70 to 75 मिनट पर मिनट, 70 से 25 टाइम, सॉरी 70 से 75 जो है इम्पल्स जनरेट होगा पर मिनट, याद रखना है। अब उससे कम एबी नोड, इसी को बोलते हैं एबी नोडल डिले जो है, इसको आगे पढ़ेंगे लोग, अभी कंफ्यूजन होगा। अब हमारा पेस मेकर और पेस सेटर, तो पेस मेकर कौन है, जो जनरेट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल बना रहा है, वो कौन सा है, एसए नोड है हमारा। एसए नोड क्या है हमारा, तो पेस मेकर है। पेस सेटर कौन है, तो एबी नोड है, याद रखना है। बाकी पेस सेटर नहीं आएगा, पेस मेकर आएगा, पेस मेकर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हमारा हार्ट जो है
70 से 75 टाइम्स होता है, बीट होता है एवरेज 72 टाइम। कार्डियक साइकिल क्या है, तो कार्डियक साइकिल से पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जो भी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, हार्ट मेजोडर्मल ओरिजिन होता है इसका, थोरेसिक कैविटी में होता है हमारा, और ड्राइव्ड मेजोडर्मल थोरेसिक कैविटी में सिचुएशन होता है इसका, बिटवीन बिटवीन किसके, लंग्स, ये हमारा लंग्स है। ये हमारा हार्ट, ये हमारा लंग्स, ये रफ डायग्राम है। यहाँ पे कार्डियक नोच होता है, यहीं पे होता है हमारा हार्ट। तो बिटवीन लंग्स ये पूरा क्या है, थोरेसिक कैविटी है, ये हमारा थोरेसिक कैविटी। और स्लाइटेड टिल्ड, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि मेजोडर्मल मेजोडर्मल दोनों में आ गया। अब क्या है कि हार्ट जो होता है हमारा, इसमें ध्यान देना है कि ये टर्म जो है बिटवीन लंग्स हो गया, और स्लाइटेड टिल्ड टू लेफ्ट और राइट, कौन से साइड में टिल्ट होता है, ये लेफ्ट और राइट, तो राइट इसका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ना है। तो कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल को थोड़ा सा एक बार रिवीजन का एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ये हमारा क्या है, कार्डियक साइकिल का यहाँ से हमारा 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। अब इसमें क्या करना है कि देखो ये फर्स्ट जो है ना, ये फर्स्ट, ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा जो फर्स्ट है, ये आर्ट्रियल सिस्टोल दिखा है, यहाँ पे क्या दिखा है हमारा, आर्ट्रियल सिस्टोल, ये फर्स्ट आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल। अब हमारा सेकेंड जो है यहाँ पे, सेकेंड सेकेंड हमारा जो है, ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आर्ट्रियल सिस्टोल कितना होता है, तो आर्ट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए, और हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है 0.3, 1, 2 और 3। तो हमारा 0.3 सेकेंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, इतना याद रखना है। अब इस टाइम क्या है, टोटली ये टाइम में क्या कर रहा है आर्टिया, तो रेस्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कि ये आर्ट्रियल सिस्टोल हो गया, तो ये आर्ट्रियल डायस्टोल। अब सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, सिस्टोल क्या है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल क्या है रिलैक्सेशन। तो आर्ट्रियल सिस्टोल कितना होता है 0.1 सेकेंड, डायस्टोल कितना होता है 0.7 सेकेंड, टोटल कार्यकाल कितना होता है 0.8 सेकेंड। तो इतना से याद हो जाएगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है, तो 0.3 सेकेंड, डायस्टोल कितना होता है 0.5 सेकेंड। अब यहाँ पे 0.5 सेकेंड। अब यहाँ पे देखना है, तो ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल नाम का टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, जिसमें दोनों टाइम रिलैक्सेशन हो, दोनों जो है आर्टरी और वेंट्रिकुलर दोनों का दोनों रिलैक्सेशन कर रहा हो, दोनों का दोनों आदमी, दोनों का दोनों जो है कार्डियक कार्डियक में कार्डियक साइकिल में आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों का दोनों, ऐसा कौन सा टाइम में है जिसमें दोनों का दोनों रिलैक्स कर रहा हो, रिलैक्सेशन में पीरियड में हो। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ऐसा टाइम है जिसमें दोनों का दोनों रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल, क्या ज्वाइंट। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमारा यहाँ से 0.5 सेकेंड जो है वो ज्वाइंट डायस्टोल हो जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस दिमाग में रखना है अपना ये इसके बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में। तो ऐसे नोड जो है हमारा क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये दोनों आर्टरिया को स्टिमुलेट करता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमारा जो भी वेंट्रिकुलर है उसमें 30% ब्लड ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, फ्लो बढ़ जाता है। अब ये हमारा वेंट्रिकुलर के साइड में आता है एवी नोड और एवी बंडल से, उसके बाद में बंडल ऑफ फिल्म में ट्रांसमिट हो जाता है ये, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होता है, तो हमारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा जब देखो यहाँ पे आर्ट्रिया से वेंट्रिकुलर में ब्लड आया, अब यहाँ पे ब्लड का क्या हो गया, ब्लड बढ़ा, तो जब ब्लड बढ़ा तो क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में जाएगा, इसके पास क्या आया, इम्पल्स आया, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा, प्रेशर इसका इंक्रीज होगा। अब ये जो हमारा आर्ट्रिया था, जो हमारा आर्ट्रिया था, ये हमारा आर्ट्रिया है, इसमें बाइस्कस्पिड ट्राइकस्पिड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसको भेजना कहाँ पे, हमारा लंग्स पे, इसको कहाँ भेजना है, तो हमारा
टिश्यू पे। तो यहाँ पे जब भेजेगा तो दोनों पे क्या है, सेमिलुलर वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये एरोटा, एरोटा दोनों पे क्या है, सिमिलर। अब इसको भेजना है सिमिलर वाल्व के थ्रू, यहाँ पे बैक फुल होने का चांसेस है, तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा एबी नोड, सॉरी एबी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बाइकस्पिड वाल्व, ये जो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो प्रेशर क्या आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये प्रेशर इंक्रीज याद रखना है, एसेसन बन सकता है यहाँ पे कि क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ऑकर, और रीजन में डाल देगा कि इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो एसेसन और रीजन दोनों एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ से हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा सेमिलुलर वाल्व को बता दिए कि पल्मोनरी में एरोटा में जो भी है ओपन रहता है और ब्लड आता है, उसके बाद क्या है, जब ब्लड पहुंच जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में, तो क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है क्या होगा, रिलैक्सेशन में जाएगा ये, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सेमिलुलर वाल्व क्लोज हो जाएगा, और एबी जो भी एबी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो वाल्व है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यही बात को दिया हुआ यहाँ पे कि वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा, अब रिलैक्स को क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं, इसमें क्लोजर ऑफ सेमिलुलर वाल्व हो जाएगा, और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है अब आर्ट्रिया में बढ़ने लगा और वेंट्रिकुलर में क्या हो गया, कम हो गया, तो अब ये जॉइंट डायस्टोल में चला गया। अब हमारा क्या है कि सिक्वेंशियल इवेंट जो बार बार ये जो चेंजिंग होता है प्रेशर का, वॉल्यूम का, ये भी सिक्वेंशियल बार बार रिपीट भी होता है, इसी को बोलते हैं, साइकिल को रिपीट जो हो रहा है इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल, इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें क्या होता है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, डायस्टोल क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन को बोलते हैं। ये 72 टाइम पर मिनट होता है हमारा, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0.8 है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड 70, इसमें याद रखना है कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम होता है प्लस हार्ट बीट होता है, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है 70 होता है, हार्ट रेट भी 70 से 22 टाइम होता है, 70 से 25 होता है, बट 72 एवरेज निकालेंगे, इसका 5 लीटर आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, इतना याद रखना है, हेल्थी इंडिविजुअल में ये होता है। और बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे एग्जांपल में एथलीट है, एथलीट के पास क्या होता है, हायर कार्डियक आउटपुट होता है ऐसे ऑर्डिनरी मैन से, क्योंकि उसका वेंट्रिकुलर जो होता है, वेंट्रिकुलर मसल्स काफ़ी ठीक होता है, उसके पास पंपिंग का जो है ना, बहुत ज़्यादा पंपिंग का एक्शन होता है उसके वेंट्रिकल में, तो ज़्यादा निकालता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा निकालेगा तो उसका क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। ये फर्स्ट हाउट साउंड को क्या बोलते हैं, लब, सेकेंड क्या है, डब। तो फर्स्ट क्या था, तो हमारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोजर से, सेकेंड जो है सिमिलर वाल्व के क्लोजर से। अगर इस नोट्स को आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप इस नोट्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें इससे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये तो क्वेश्चन डॉक्टर जो है हमारा, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हेयर करता है साउंड को ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, तो सेकेंड हार्ट साउंड वहीं सिमिलर वाल्व के क्लोज पे, तो ये हमारा सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर, ट्राइकस्पिड कहाँ होता है, बाइकस्पिड कहाँ होता है, सिमिलर वाल्व कहाँ होता है, तो ट्राइकस्पिड 3 राइट साइड में होता है, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, 1 का 3 1 का 3 ये दिया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे, बाकी अपना पढ़ सकते हैं। सिमिलर वाल्व कहाँ होता है, तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है सिमिलर। नेक्स्ट हमारा, ये हमारा ईसीजी का क्वेश्चन आ गया, हमारा ईसीजी टॉपिक। ईसीजी यहाँ पे दो वर्ड बहुत कंफ्यूजन करता है, यहाँ पे जब पी एक होता है, पी 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 अगर आ गया मीन्स पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया, ये लगता है ये पी, ये अगर पूछ सकता है नेट में कि ये इंडिकेट कार्डियक अरेस्ट, ये इंडिकेट कार्डियक अरेस्ट। अब हमारा मशीन और ग्राफ दोनों में क्या है, ये ग्राम दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है मीन्स ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, ग्राम दिया हुआ है, तो अगर ग्राफ दिया है तो मशीन, तो यहाँ पे देखो ये मशीन क्या है, कार्डियोग्राफ, सिमिलर लग रहा है ग्राफ ग्राफ, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है, ये ग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा ये इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट डायग्राम से भी आया हुआ है, ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन है ये। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ईसीजी का, ये हमारा पी वेव, थोड़ा सा नीचे आना है, ऊपर लेके जाना है, और फिर ऐसे करके ये हमारा पी वेव, ये हमारा टी वेव, क्यू आर एस। इसमें क्या है, पी क्या इंडिकेट करता है, क्यू आर एस क्या इंडिकेट करता है, टी क्या इंडिकेट करता है, तो पी जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया मीन्स आर्टियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड किसके लिए, सिस्टोल के लिए, और डायस्टोल के लिए क्या है, तो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के लिए क्या है, तो डायस्टोल है।
तो हमारा पी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आर्टिया में। ये क्यू आर एस क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में। और टी क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के लिए ये टी भी है और ये भी है, और आर्टिया के लिए सिर्फ ये है। अब इसमें ईसीजी में क्या है, कैसे ईसीजी में ये हमारा इलेक्ट्रिकल लीड कैसे कनेक्ट होता है। तो ये हमारा जो है ईसीजी इनको कराना है, क्या कराना है, इनको ईसीजी कराना है। तो इनका जो है ईसीजी कराने के टाइम में एक दोनों हाथ ईच रिस्ट जो है ना, यहाँ पे 2 लीड लगा देंगे, और एक लेफ्ट एंकल में, एक लेफ्ट एंकल में लगा देंगे। और हमारा जो है ये ईसीजी का लीड कनेक्ट करके, और भी बहुत सारे होते हैं चेस्ट वगैरह पे, बट ये 3 मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो याद रखना है। तो 3 इलेक्ट्रिकल लीड होते हैं पेशेंट में कनेक्शन जो भी है। एक होता है दोनों ईच रिस्ट में, और एक लेफ्ट एंकल में। ये मॉनिटरिंग करता है हार्ट एक्टिविटी को, ये याद रखना है। पी वेव जो है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, सॉरी डिपोलराइजेशन, यहाँ पे डिपोलराइजेशन वर्ड यूज किया है। तो एक रिपोलराइजेशन वर्ड होता है, और एक डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्शन को बोलते हैं, और रिपोलराइजेशन क्या होता है, रिलैक्सेशन को। तो 3 टर्म याद रखना है। एक सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स भी कॉन्ट्रेक्शन, एक अपना नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन वर्ड, एक डिपोलराइजेशन। ये तीनों याद रखना है, तीनों सेम ही है। तो डिपोलराइजेशन होता है आर्टिया में, और डिपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल में। क्यूआरएस इंडिकेट करता है, टी जो है अपना रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है वेंट्रिकल में। इंड ऑफ डायस्टोल जो है, टी वेव जो है इंड ऑफ सिस्टोल दिखाता है। हमारा कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल यहाँ से यहाँ तक होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स के बारे में हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स से हम लोग हार्ट रेट निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा जितना बार ये है उतना हार्ट बीट है। और एनी डेविएशन इसमें क्या होगा, तो ये हमारा दिखाएगा कि हमारा कोई डिजीज का कंडीशन है। ये ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका। इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो पी वेव, क्यू वेव, क्यू आर एस और टी। तो यहाँ पे क्या बोला है, पी वेव रिप्रेजेंट, तो कॉन्ट्रेक्शन इन बोथ आर्टरी। आंसर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर साउंड प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ये हमारा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट हमारा क्यू आर एक्स क्या करता है, तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। नेक्स्ट 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 हमारा जो है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के लिए क्या बोल लेते हैं, डबल सर्कुलेशन के लिए 4 चैम्बर हार्ट चाहिए। सबसे पहले समझेंगे कि हमारा ब्लड वेसल्स का क्या होता है। कब ब्लड वेसल्स का जो आउटर कवरिंग होता है वो 3 लेयर का होता है। ये तीनों का नाम है, एक टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरना। अब यहाँ पे याद रखना है कि ब्लड वेसल्स में आर्टरी भी है, वेन भी है। तो इस दोनों में डिफरेंस याद रखना है। वेन में वाल प्रेजेंट रहेगा, आर्टरी में वाल प्रेजेंट नहीं रहेगा, देखो। और टूनिका मीडिया जो है ना, वेन में थिन रहेगा। तो याद रखना है ब्लड वेसल्स हमारा 3 लेयर से बना होता है। इनर जो है स्क्वामस एंडोथेलियम बोलते हैं इसी को, इनर लेयर जो है टूनिका इंटरना, इसमें क्या होता है स्क्वामस एपिथेलियम होता है यूनिसेलुलर, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। हमारा टूनिका इंटीमा बोलते हैं इसको। मिडिल को क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल का बना होता है, इलास्टिक फाइबर का बना होता है, टूनिका मीडिया बोलते हैं। और एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, तो फाइब्रस होता है कनेक्टेड। फाइब्रस आउटर है ना, प्रोटेक्शन के लिए फाइब्रस आएगा, क्योंकि फाइब्रस जो लेयर होता है प्रोटेक्शन करता है। और टूनिका एक्सटर्ना हो गया इसका। अब टूनिका मीडिया जो है इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे जनरली डिफरेंस याद रखना है आर्टरी और आर्टरी और वेन में। आर्टरी और वेन में क्या है, तो ये वाल प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, वाल एब्सेंट रहेगा यहाँ पे। सेकेंड क्या है, तो इसका टूनिका मीडिया जो है, टूनिका मीडिया लेस थिकनिंग, और इसका टूनिका मीडिया थोड़ा थिक रहेगा। नेक्स्ट हमारा पर ब्लड जो है पंप करता है राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये सब बता चुके हैं हम। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एर्टा के थ्रू। और पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे जब ये हार्ट हमारा, ये हमारा ये हमारा लंग्स, ये हार्ट से ये राइट वेंट्रिकल से गया, और ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम में है, और यहाँ से फिर जाएगा टिश्यू के पास। इसको क्या बोलेंगे, तो हमारा इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम यहाँ से, फोटो से, डायग्राम से। ये रहा, ये हमारा, देखो यहाँ पे, ये हमारा राइट वेंट्रिकल यहाँ से कहाँ पे गया, तो एल्वोलाई लंग्स में गया, और यहाँ से फिर वापस कहाँ पे आया, तो लेफ्ट आर्टरियम। फिर यहाँ पे गया लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से फिर गया टिश्यू, टिश्यू से फिर कहाँ गया, तो वेना कावा के थ्रू वेन में आया। वेन से वेना कावा मेजर वेन हमारा है। उसके बाद में कहाँ आया, लेफ्ट राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर ये हमारा सिस्टेमिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये हमारा हो गया। और ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद रख। अब हमारा क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे
रेगुलेशन और डिसऑर्डर से पहले एक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है एक यूनिक। क्या है ना कि जनरली क्या है ना कि आर्टरी, आर्टरी क्या होगा, आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होगा। आर्ट्रियोल जो है वो कैपिलरी, कैपिलरी के बाद क्या है वेन्यूल, वेन्यूल के बाद क्या है वेन, वेन के बाद वेना कावा। यहाँ पे एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्टरी कैपिलरी, आर्ट्रियोल क्या है ना आर्टरी हो गया। अब ये फाइन पतला होके थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे बना लेगा बहुत सारे कैपिलरी में, तो ये नॉर्मल होता है। तो आर्टरी के बाद कहाँ जाता है वेन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हैं पोर्टल सिस्टम जहाँ पे आर्टरी जो है ना वो वेन में नहीं आता, आर्टरी आर्टरी में ही जाता है। लाइक यहाँ पे यूनिक vascular connection between digestive tract and liver called hepatic portal system। ये पोर्टल सिस्टम होता है। इसमें क्या है ना हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर डिलीवरी द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या होता है ना इसमें हमारा, ये हमारा लीवर हो गया, सॉरी ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर, पहले यहाँ पे इंटेस्टाइन में आया ब्लड, अब यहाँ से इसको वेन में चला जाना चाहिए था ना, नहीं तो यहाँ से पहले यहाँ पे वेन में आना चाहिए लेकिन नहीं गया, ये इंटेस्टाइन से पहले कहाँ गया लीवर, लीवर के बाद फिर जाएगा वेन में। इसी को बोलते हैं यूनिक और ये पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे पोर्टल सिस्टम क्या होता है, किसके बीच कनेक्शन होता है, तो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच, याद रखना इंटेस्टाइन और लीवर के बीच रहता है ये। और ये उसके बाद ये अपना सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स अपना वेना कावा में और वेन में, वेन में पहले जाएगा उसके वेन से बाद वेना कावा में। अब यहाँ पे याद रखना है कि कोरोनरी सर्कुलेशन होता है जो कि हार्ट के लिए होता है। ये हमारा हार्ट जो है ना ये हार्ट के पास इतना स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू होता है हार्ट के मसल्स को सप्लाई के लिए। ये बहुत ही काफ़ी नैरो इसका लुमेन होता है इसके कोरोनरी आर्टरी का, याद रखना है। इसीलिए इसमें कैड होता है, इसमें अगर डिपॉजिट हुआ कोई भी फैट वगैरह कोलेस्ट्रॉल होगा तो क्या होगा कैड, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको। हमारा यूनिक जो है किसमें होगा तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू और इसके सिस्टम थ्रू, इसके सिस्टम के थ्रू हमारा हेपेटिक, देखो यहाँ पे यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स इंटेस्टाइन और लीवर के बीच क्या होता है तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। इसमें हेपेटिक पोर्टल आर्टरी जो है, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है अपना ये क्या करता है तो इसमें अपना ये हमारा सेकेंड ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी, जिसमें लग गया हो अपोजिट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपेड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एवरेज, ये हेल्थी इंडिविजुअल में इसको क्या बोलेंगे तो कार्डियक आउटपुट बोलेंगे ना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये नॉर्मल में क्या होता है 5 लीटर होता है। ये हमारा हो गया कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट वहीं सेम क्वेश्चन, सेम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, ये हो जाएगा आंसर। ये हमारा जस्ट डायग्राम से पूछा हुआ है। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा लंग्स, तो हमारा लंग्स एफ, एफ में एफ इसमें नहीं दिया हुआ, अच्छा ओके ओके ये दिया हुआ है। तो ये हमारा ये हमारा ये हमारा राइट वेंट्रिकल से जा रहा है ए, किसके पास लंग्स के पास। तो ये क्या हुआ, ए हो गया पल्मनरी आर्टरी, ये दो में दिया हुआ पल्मनरी आर्टरी ए और बी। यहाँ पे लंग्स में गया डिफ्यूजन हुआ, ये राइट सॉरी ये आ गया कहाँ पे हमारा, अब ये बी नंबर जो है ये हमारा क्या हो गया पल्मनरी वेन, क्योंकि वेन है कैरी क्या करना चाहिए उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बट करेगा क्या ऑक्सीनेटेड, क्योंकि पल्मनरी ब्लड लगा हुआ है तो हमारा पल्मनरी वेन हो गया, ये भी हमारा सही है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है सी, सी जो है सी हमारा ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू के पास लेके जा रहा है, तो एरोटा है ये एरोटा, तो ये हमारा एरोटा हो गया। अब हमारे यहाँ पे क्या है वेना कावा, ये हमारा डी वेना कावा हो गया, ये हमारा बॉडी पार्ट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि वेंट्रल एरोटा और डोर्सल एरोटा। तो यहाँ पे देखो डायग्राम, डोर्सल एरोटा यहाँ पे दिया हुआ है तो डोर्सल एरोटा, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसके पास क्वेश्चन ला दिया ताकि आप लोगों को याद रहेगा। रेगुलेशन क्या है तो इसका ऑटो रेगुलेटेड होता है ये हार्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं मायोजेनिक, ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका सेंटर होता है ब्रेन में जो कि इसको मॉडरेट कर सकता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा में होता है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें दो याद रखना है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऑटोनोमिक होता है, एक देखो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा ऑटोनोमिक, इसी का अंदर क्या आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है दो, बाकी हम लोग न्यूरल कंट्रोल कंडीशन में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे तो एएनएस का दो है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है
पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। तो इतना याद रखना है। सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक नर्व से होगा जो कि इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हार्ट बीट को और इसका कंडक्शन को। और कार्डियक आउटपुट भी होगा, क्योंकि अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को घटा देगा तो कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा। और एड्रेनल मेडुलरी जो हार्मोन है ये इंक्रीज करता है, यहाँ पे क्वेश्चन में डाल सकता है डिक्रीज, लेकिन एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, डिक्रीज डिक्रीज में कार्डियक आउटपुट में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक। इंक्रीज देता तो ये मेडुलरी हो जाता, सिंपैथेटिक हो जाता। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो है वो डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि सस्टेन लगातार काफ़ी टाइम से इंक्रीज हो जाता है क्या, हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का यूनिट याद रखना है, एम ऑफ एच जी। एम ऑफ एच जी, ये हमारा मिलीग्राम ऑफ एच जी मीन्स मरकरी प्रेशर। एच जी बोलते हैं मरकरी को। तो हमारा 120/80 क्या है, हमारा नॉर्मल है, जिसमें सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक है 120, डायस्टोलिक क्या है 80 है, ये याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि अगर बार बार चेक कर रहे हैं और 140/90 आ रहा है, मीन्स लगातार इंक्रीज रह रहा है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन कंडीशन बोलेंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ये हार्ट डिजीज को तरफ ले आता है। इस जिस व्यक्ति को, जिसको भी किसी भी इंडिविजुअल को अगर हाइपरटेंशन है लॉन्ग टाइम से, तो उसको हार्ट डिजीज का वो प्रोन है। प्रोन मीन्स उसके करीब है, हार्ट डिजीज उसको हो जाएगा। और अगर ज़्यादा हाइपरटेंशन हुआ, अगर सडन इंक्रीज हुआ, तो मे बी सडन इंक्रीज हुआ ब्लड प्रेशर में तो ब्रेन और किडनी डैमेज भी कर सकता है और हमारा इंटरनल वाइटल ऑर्गन और अदर भी। कैड क्या है, तो कोरोनरी आर्टरीज को सर्कुलेशन करता है हार्ट के मसल्स को। ये काफ़ी नैरो होता है, अगर इसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू वगैरह जमा हो गया, इसका लुमेन नैरो होता है, तो क्या होगा कि हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगा मसल्स को और ऑक्सीजन वगैरह, और इससे क्या होगा, हमारा कैड और एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है डिजीज होता है। एंजाइना क्या है, तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है। एक्यूट मीन्स एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक क्या है ना, कि धीरे धीरे डेवलप हुआ होता है। एक्यूट मीन्स सडन। तो सडन अगर चेस्ट पेन हो रहा है लगातार, अगर थोड़ा थोड़ा, एक होता है ना कि एक्यूट में क्या है ना कि इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, ये मीठा दर्द नहीं होता है। क्रोनिक में क्या है ना, मीठा मीठा दर्द होता है। इसमें क्या है ना, काफ़ी तीव्र, मतलब काफ़ी एकदम सडन, बहुत ज़्यादा जोर से दर्द होगा। पेशेंट अपना चेस्ट पे हैंड को रख लेगा सपोर्ट के लिए। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन है और इसमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हार्ट मसल्स के पास क्या होता है कि ये हमारा ये कंडीशन डेवलप होता है। ये एनी एज में हो सकता है, कॉमन क्या है, मिडिल एज में होता है। मिडिल एज में ये कॉमन होता है, इसमें ब्लड फ्लो के इफेक्ट की वजह से होता है। हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये तीनों में क्या है कि देखो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है एग्जाम पास करना। अगर तुम एग्जाम पास नहीं किया तो क्या हो गया, एग्जाम फेल। ऐसे ही हार्ट का काम क्या है, पंपिंग। अगर पंपिंग नहीं किया तो क्या होगा कि इसका हो गया कि हार्ट फेल। हार्ट का काम है पंपिंग, पंपिंग नहीं किया तो हार्ट फेल हो गया, ये हमारा। तो नॉट पंपिंग प्रॉपरली, ये हार्ट फेल हो गया। ये एक इसका अदर नाम है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स। लंग्स से कंजेशन की वजह से हो रहा है, अगर लंग्स में काफ़ी कंजेशन हो गया इसकी वजह से हो रहा है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो गया। अब इसमें क्या है कि कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स किसी को पकड़ लेना। तो अगर सडन स्टॉप हो गया, रुक गया वहीं पे, अरेस्ट हो गया। अरेस्ट मीन्स रुक गया, तो स्टॉप। अरेस्ट मीन्स रुक जाना, स्टॉप। अगर स्टॉप वर्ड देखे तो अरेस्ट समझ जाना, कार्डियक अरेस्ट। अब अटैक। अटैक में क्या करना है कि कोई मसल्स पे डैमेज हो रहा है, डैमेज और अटैक। तो देखो अटैक में क्या रखना है, डैमेज। डैमेज हो रहा है अगर, क्यों, इनएडिक्वेट मीन अनसफिशियंट ब्लड सप्लाई की वजह से, तो अटैक। तो तीन वर्ड याद रखना है, फेल रिलेट कर लेना एग्जाम से, तो हार्ट फेल। अगर उसका काम है पंपिंग, पंपिंग में फेल हो रहा है तो हार्ट फेल। अब सेकेंड क्या है यहाँ पे, तो अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स रुक जाना है तो स्टॉप। अटैक, अटैक मीन्स डैमेज पहुंचाना, तो हमारा क्या है, डैमेज। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक्यूट चेस्ट पेन मीन्स मीठा दर्द नहीं है, यहाँ पे काफ़ी शार्प पेन है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, शार्प पेन के लिए क्या था, एंजाइना पेक्टोरिस, ये हमारा